आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी जुड़ रहे हैं। गजा और इजराइल के बीच युद्ध थम गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि गजा में जो विध्वंस हुआ इस युद्ध में, जो इजराइल ने हवाई फायरिंग करी, हवाई हमले किए, तोप गोले बरसाए, उससे पूरा जो गजा है वो वाकई मिट्टी में तब्दील हो गया, रंबल्स में तब्दील हो गया। वहां न रहने को घर है, ना लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज सकते हैं क्योंकि स्कूल भी ढह गए, उसमें भी बमबारी हुई, अस्पताल भी ढह गए, वहां भी बमबारी हुई। तो गजा वाकई रंबल्स में है। अब गजा को वापस से खड़ा करने के लिए 2 दिन पहले अरब देश मिस्र की राजधानी कायरो में मिले। अब कायरो में मिलकर अरब देशों ने चर्चा की कि कैसे गजा को रीबिल्ड करा जाए, यानी कैसे गजा को दोबारा खड़ा किया जाए, और वो भी गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को बिना निकाले। तो एक प्लान तैयार किया गया, क्योंकि आपको पता है कि एक प्लान तो ट्रम्प साहब भी तैयार कर रहे थे, जिसमें तो वो गजा को खरीदने की बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब भी गजा में हो रही हैं और गजा को लेकर के हो रही हैं, और बहुत नजरें गजा पर अब भी लगी हुई हैं। तो शाही साहब, सबसे पहले तो बताइए कि ये कायरो शिखर समझौता जो हुआ है वो क्या है। शिखर वार्ता कहें, शिखर वार्ता कहें, तो कायरो में गजा को रीबिल्ड करने के लिए किन मुद्दों पर सहमति बन पाई है? जी सौरभ, जब से ट्रम्प आए हैं और ट्रम्प का वो जो एक स्टूपिड सा आइडिया था जिसको बार बार बोलते हैं कि हम गजा को खरीद लेंगे और उसको ब्यूटीफुल फ्रंट बनाएंगे और इस तरह की तमाम चीज़ें, और साथ में वो कहते हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो गाजा से विस्थापित, जो यानी दूसरा नकबा करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा से जो विस्थापित हैं उनको अपने पास रखने। तो जाहिर है उसको समरली डिसमिस कर दिया अरब कंट्रीज ने। इनफैक्ट जो कायरो समिट हुई उसमें उस पर कोई बातचीत भी नहीं हुई, क्योंकि वो इतना फैंटास्टिकल आइडिया है कि उसमें उन्होंने बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, और हमने अपने पुराने एपिसोड्स में ये बात भी दोहराई है कि चाहे वो उर्दून हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, वो जो ये डिस्प्लेसमेंट प्लान है गाजन्स का, उसका विरोध कोई मोरल कंपस के लिए, उनका मोरल कंपस पे वो नहीं जच रहा है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इस तरह का नकबा होता है दोबारा और ये विस्थापित होते हैं तो उनकी जो अपनी सत्ता है, इसमें से कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो उनको ये लगता है कि उनके यहाँ जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है वो इसको रिजेक्ट कर देगी, और उनकी जो अपनी हुकूमतें हैं जो बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो उसके लिए वो उसका रिजेक्शन करते हैं, कोई मोरल, कोई फेवर में आके या कोई मोरल क्लैरिटी के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम इस समिट को नहीं समझेंगे। तो समिट में यूं हुआ कि इजिप्ट ने एक प्रपोजल तैयार किया था। उससे पहले 2-3 और प्रपोजल्स बने थे, कुछ सऊदी अरब ने बनाए थे, कुछ और लोगों ने बनाए थे, लेकिन जो इजिप्ट ने प्रपोजल तैयार किया उस पर डिस्कशन हुई, उस पर मुहर लगी। हालांकि ये यहाँ समझने वाली बात है कि जो वो अरब कंट्री जिनके दिल में एक्चुअल सिंपैथी है फिलिस्तीनीज के लिए, वो या तो इसको एक तरीके से सेमी बाइकआउट कर रहे थे इधर, या वो ये कर रहे थे कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे ही नहीं। जैसे अल्जीरिया का पोजीशन गजा को लेकर या फिलिस्तीन को लेकर बहुत ही हमेशा से बहुत ही मॉरलिस्टिक रहा है। उन्होंने देखा, उन्होंने अपने टॉप यानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए, अपने से जैसे नीचे के लेवल के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, ये इवन ट्यूनीशिया के चक्कर में, और भी ऐसे कई कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने नहीं भेजे। तो अब मतलब हूसोएवर वहां मौजूद थे, चूंकि बाकी अरब कंट्री के लोग मौजूद थे, मोस्टली जो जो सुन्नी अरब कंट्रीज हैं, तो उन्होंने एक प्लान को मंजूरी दे दी है। हालांकि मंजूरी मिलते ही उस प्लान को अमेरिका और इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया, पर अभी हम उस पर आएंगे बाद में। लेकिन वो प्लान जो है एक उसको फिलहाल जो है मंजूर कर लिया गया है, और वो प्लान फ्लोट किया गया है अमेरिका और इजराइल के सामने कि वो इस पे क्या कहते हैं। शाही साहब, जैसा आपने बताया कि इसमें ईरान की क्या भूमिका है, जो कायरो समिट हुई है उसमें ईरान का कितना योगदान और ईरान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी,
और एक जी। और सवाल साथ में जोड़ देता हूं कि क्या हमास के लोग भी शामिल थे इसमें? जी, तो ऐसा है कि ये अरब कंट्रीज ही इसमें सिर्फ थे, तो ईरान को तो जाहिर है कि इसमें इनवाइट ही नहीं किया गया। और सिर्फ ईरान को इनवाइट नहीं किया गया, जो जैसे इराक की गवर्नमेंट है जो शिया बहुल है, या फर्ज करें कि इस तरह के और जो ग्रुप्स थे उनको इसमें यानी उनका से बहुत कम था। प्राइमरी देखें बेसिकली इसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरब, वो सारा डिसीजन वही ले रहे थे और उन्हीं के अराउंड जो है वो सारी डिसीजन मेकिंग हुई है। तो अगर आप देखें कि क्या फैसला लिया गया, तो 53 बिलियन डॉलर्स का रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, जो 5 साल में, यानी 5 साल तक ये कंस्ट्रक्शन इसमें चलता रहेगा। जो डील है उसके अंतर्गत, अच्छा आपने हमास की बात की, तो हमास के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन आपको याद होगा कि एक चाइना ने एक बातचीत करवाई थी पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन और हमास के दरमियान में, जब ये वॉर चल रहा था। उन्होंने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी, तो वो जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो प्रारूप बनना है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि उसमें मेजॉरिटी जो है वो फतह के लोग ही हैं, पीए के लोग ही हैं, लेकिन वो प्रारूप यहाँ पे मौजूद था। तो अब इन्होंने ये कहा है कि 5 साल तक ये रिकंस्ट्रक्शन चलेगा। इसके बाद एक गवर्नेंस असिस्टेंस मिशन, ये नाम दिया गया है। गवर्नेंस असिस्टेंस मिशन जो है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट, वो उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो ये रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का पूरा माजरा देखेगी। अब ये जो गवर्नेंस असिस्टेंस मिशन है, इसमें जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग इसमें शामिल होंगे। ये कितने दिनों तक होगा इसकी बात नहीं की गई है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या इसमें दूसरे अरब कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कुछ साजिश के तहत ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसमें ईयू और यूएस आ जाए और किसी तरह से ईरान और उसके जो एलाइज हैं उसको साइडलाइन किया जाए। ये भी साजिश जो है वो उसमें चल रही है। साथ ही इन्होंने 7 इलाके पॉइंट आउट किए हैं गज्जा के अंदर, जहां पे जब तक रिकंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक फिलिस्तीनी जो हैं वो टेम्पररी होम्स में रहेंगे। ये 5 जो है कहाँ पे हैं? रफा में है, खान यूनिस, देर अल बल्ला, नॉर्दर्न गज्जा और गज्जा सिटी में 3। तो यानी टोटल 7 जो हैं वो टेम्पररी बनाए जाएंगे। ये जो ट्रंप का कहना हुआ, अभी ट्रंप ने जैसे रिजेक्ट कर दिया इस डील को कि नहीं नहीं वो वहां तो लोग रह ही नहीं सकते। मतलब आप देख सकते हैं कि वो चालाकी के तहत वो कह रहे हैं कि लोग तो रह नहीं सकते। लोग बिल्कुल रह सकते हैं, वहां पर टेम्पररी होम बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें मामला ये है कि जो हमास का वक्तव्य आया है वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं कि हम गवर्नेंस से हट जाएं। इनफैक्ट ये उनके लीडर्स ये बात कई बार ये बोलते रहे हैं कि गवर्नेंस से में रहने से उनका जो आर्म्ड रेसिस्टेंस है वो कमजोर होता है, यानी उनका जो एनर्जी है वो दूसरे जगह चला जाता है। तो अब उनकी कोशिश ये है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम गवर्नेंस में ना रहें और हमारे गवर्नेंस में रहने से डोनर्स जो है पैसा नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, हम गवर्नेंस में नहीं रहेंगे। लेकिन साजिश ये हो रही है कि ये जो अरब कंट्री है, स्पेशली इजिप्ट है, सऊदी अरब है, यूएई है और साथ में इजराइल, ये कोशिश ये कर रहा है कि हमास को डिसआर्म कर दिया जाए। अब उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि जो चीज तुम युद्ध से नहीं जीत सके वो तुम डिप्लोमेसी से जीत नहीं सकते। हालांकि जो सुन्नी अरब कंट्री है उनकी ये साजिश है कि जो युद्ध से वो नहीं जितवा पाए इसराइल को, वो किसी तरह उनको यहाँ पे जितवाया जा सके डिप्लोमेटिक तरीके से। हाँ हाँ। बट अब यही देखा जा रहा है कि इस मामले में चूंकि हम जो है वो अड़ चुका है कि हमारे हथियार और हमारी तमाम चीजें जो हैं वो नॉन निगोशिएबल है, तो एक अल्टरनेट ये तैयार किया गया है कि कहा गया कि अरब इंटरनेशनल फोर्सेस और कुछ गाजा के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि वो गाजा के सिक्योरिटी को टेक ओवर कर ले, यानी डे टू डे सिक्योरिटी में हमास जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। हमास को डिसआर्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके जो डेपो हैं उस पर सिक्योरिटी कंट्रोल रहेगा अरब फोर्सेस का। यानी अगर इजराइल कभी हमला करता है या वो डील को तोड़ता है तो हमास वापस से अपने वेपन्स लेके उन पे हमला कर सकता है।
लेकिन एज आई सेड, हमास भी इसमें बार बार ये कह रहा है कि ये प्लान तो, प्रपोजल तो दे दिए गया है, लेकिन ये प्रपोजल जो है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या इसको बाकी लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मसौदा मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो लग तो यही रहा है कि जो विक्ट्री वो अचीव नहीं कर पाए इजरायली और जो अरब कंट्रीज हैं, इजराइल के जो दोस्त अरब कंट्री हैं, जो मिलिटरली अचीव नहीं कर पाए, उसको किसी तरह डिप्लोमेटिकली अचीव करने की कोशिश जो है वो उनकी हो रही है। डिप्लोमेटिकली अचीव करने की कोशिश हो रही है, और मिस्र और सऊदी अरब ये करने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्डन के साथ मिलकर। मैं फिर वही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसमें ईरान को बुलाया तो नहीं गया, लेकिन ईरान की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। नहीं, ईरान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईरान, ये सिर्फ अरबों का है, तो इसमें ईरान कहीं फिगर ही नहीं कर रहा है। तो ईरान अपना दखल नहीं रखेगा कि भाई जैसे अरब चाहें वो गजा को चलाएं, अब चलाएं। हाँ हाँ। और हमास के जो आपने कहा कि हमास कह रहे हैं कि हम अपने हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो डिपो बनाए जाएंगे वहां पर हमास के जो सेंटर्स हैं उनको रखा जाएगा, बेसिकली तो एक स्टेप डिसआर्म करने की तरफ बढ़ ही रहे हैं ना। और इजराइल ने तोड़ दिया। इजराइल ने तो कौन सा ये जो युद्ध चला उसमें तो इजराइल ने क्या ही माना, किसी की बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की नहीं मानी, तमाम जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसकी नहीं मानी। तो वो तो नहीं मानता कुछ भी, किसी समझौते को नहीं मानता, उसे जो करना है करेगा। उस सूरत में हाँ, बट डिपो को कंट्रोल इजराइल नहीं करेगा। वो गाजा की जो पुलिस फोर्स है वो उसके आसपास रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो हथियार जो है उसका एक्सेस हमास को नहीं रहेगा। ईरान का रोल ये है कि जो हमास के जो आर्सेनल हैं जो स्पेंट हो गए अब इस वॉर में, उसको रिबिल्ड करना है। वो ईरान का काम है, वो ईरान सप्लाई करता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो नए रास्ते ढूंढेगा, नए तरीके निकालेगा जिससे हथियार जो है उसको सप्लाई किया जा सके। दूसरा ये है कि अगर आप इस प्लान को देखें तो प्लान ये कहती है कि भाई ये टेम्पररी प्लान है। अल्टीमेटली तो आपको फिलिस्तीन को 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ आपको बढ़ना है। अगर आप 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तभी सरेंडर करेगा अपने हथियार को हमास। अगर आप 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं, जब तक फिलिस्तीन अलग कंट्री नहीं बन जाता तो हमास हथियार को सरेंडर नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा है कि वो एग्जाम्पल देते हैं कि फतह ने अपने हथियार रख दिए ओस्लो अकॉर्ड के बाद, और पूरी दुनिया ने वादा खिलाफी की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोप हो। तो वो वादा खिलाफी हमने देख ली कि आज अब उनके पास हथियार भी नहीं है लड़ने के लिए, और वो अपनी बात भी नहीं मनवा सकते। तो क्या वो स्थिति इनके पास भी आएगी? तो वो स्थिति नहीं हमास लाने देना चाहता, तो उसने वो रेड लाइन खींच दिया है कि नहीं, 2 स्टेट सॉल्यूशन जब तक नहीं होगी तो नहीं। ईरान का रोल ये है कि हमास को हथियार सप्लाई करता रहेगा, वो चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज जो ऑफ पॉलिसी जो है वो नहीं है। लेकिन ये अरबों का मामला है और अरब अब इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो ईरान का कहना है कि भाई अगर तुम हम लोग को अक्यूज करते हो कि हम एक्सटर्नल फोर्सेज इसमें आ रहे हैं, तो अब सुन्नी देख ले, सुन्नी मामला है, सुन्नी अपना डिसाइड करें, वो धोखा दें, वो साजिश करें, ये उनका मामला है, वो अपना देखें। जहां तक पीआईजे और हमास को मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है, तो वो ईरान कह रहा है कि वो हम करते रहेंगे जैसा हम करते हैं। अच्छा, ये तो अरब। अब ट्रम्प साहब क्या करेंगे? ट्रम्प साहब का क्या प्लान है? उनकी जो उन्होंने कह तो दिया कि हम गजा को बिल्कुल न्यूयॉर्क बना देंगे, गजा को बिल्कुल, जो अभी रंबल्स में है, जो इस समय खंडार बन चुका है गजा, उसे हम बिल्कुल चमका के न्यूयॉर्क सिटी की तरह तैयार करके सजा धजा देंगे, हम खरीद लेंगे। तो ट्रम्प साहब इन सब समझौतों के बीच में कहां पाते हैं अपने आप को? देखिए, ट्रंप के जो वोटर्स हैं, अमेरिकन इन जनरल बहुत ब्राइट नहीं होते हैं। मतलब वो, हमें ये लगता है कि दुनिया का सुपर पावर है तो बहुत ब्राइट लोगों के, ऊपर के 5% बहुत ब्राइट है, नीचे के जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया का जो एवरेज आईक्यू है उसी के बराबर के लोग होते हैं वहां भी अमेरिका में। तो अब मसला ये है कि उनको टारगेट करने के लिए ट्रंप बात कुछ और करता है, सामने कुछ और करता है और पीछे कुछ और करता है। अब जैसे कल रात का ही आपने देखा, हमारी स्क्रीन पे वो आएगा अभी, कि कल रात उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी हमास को कि हम तुमको नेस्त नाबूद कर देंगे। तो अरे अभी तो तुमने देख ही लिया कोशिश करके इसराइल के साथ, क्या नेस्त नाबूद कर पाए कि ना कर पाए? ऐसा कौन सा चीज था जो अमेरिका लड़ रहा था वॉर इसराइल की तरफ से? वहां पे पीछे वो अपने एक ऑफिशियल को भेज दिया उन्होंने दोहा में
जो हमास से डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकन हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाए। अब अगर इस बात में आगे कुछ बढ़ेगी और अमेरिकन हॉस्टेज छोड़े जाएंगे, उसको प्रीएम्प्ट करते हुए पहले ही उसने वो अपना सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मैं वार्निंग देता हूं कि हमास छोड़ दे। तो अब कल छोड़े जाएंगे तो वो कह सकता है ना अपने लोगों की, देखो हमने कहा और हमास को छोड़ना पड़ा। अब ये लोकल जनता तो नहीं जान रही अमेरिका की कि अमेरिका अब डायरेक्ट निगोशिएट कर रहा है हमास के साथ इजराइल के पीठ के पीछे कि हमारे जो हॉस्टेजेस हैं, जो डुअल सिटीजन हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन पब्लिकली ये दिखा रहा है कि नहीं, हम तो धमकी दे रहे हैं और इस धमकी का काम जो है वो आएगा। तो जिस तरह से यहाँ भारत में भी जो हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन है इसी तरह का करती है, थिंक टैंक में जाके लाल लाल आंख दिखाती है अमेरिका को और फिर अमेरिका के सामने वहां जाके बैठ जाती है कि माई बाप थोड़ा सा राहत कीजिए। तो अमेरिका वो चीज जो है वो हमास के साथ कर रहा है कि भाई डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए कि उनको लगे कि विश्व गुरु है, तो वो धमकियां देता है और साथ में निगोशिएट करता है। हालांकि इस सब के दरमियान में जो इजराइल ने वादा खिलाफी की है, जो सेकेंड फेज ऑफ एग्रीमेंट था सीज फायर डील की, वो अपनी जगह है, क्योंकि अगर जैसे ही वो इंप्लीमेंट करेगा तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। अच्छा, नेतन्याहू और उसके पार्टनर्स ने ये बात शुरू से ही कह रखी है कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो कि मुनाफिकत जिन पे तारी है, वो इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हमास नहीं चाहता है कि ये सेकेंड फेज जो है। ये कुछ हेडलाइंस हैं हमारी स्क्रीन पे, मैं दिखाना चाहता हूं। 4 नंबर चलाए प्लीज। आपको मैं दिखाता हूं जो मुनाफिकत वेस्टर्न मीडिया की है, वो हमारे दर्शक देखें। ये लाइन देखें, हमास रिजेक्ट्स इजराइल्स फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सटेंडिंग फर्स्ट गाजा सीज फायर फेज। ये नहीं कह रहे कि हाँ हमास रिजेक्ट्स, ये अब साथ में लिखना है इजराइल फॉर्मुलेशन। अब जनरल जनता को क्या पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है? बात तो ये है कि इजराइल मान ही नहीं रहा है कि सेकेंड फेज जिस पे वो अग्री कर चुका है, जिस पे साइन कर चुका है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि अपने हॉस्टेजेस हम छुड़ा लें बिना सेकेंड फेज में घुसे हुए। उसका इन्होंने बोल दिया फॉर्मुलेशन और कह रहे हैं कि हमास रिजेक्ट्स। या देखिए, इजराइल होल्ड्स एड टू गाजा एज हमास रिजेक्ट रिवाइज्ड सीज फायर प्रपोजल। भाई रिवाइज क्या होता है? आपने एक प्रपोजल पे साइन किया और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इससे आपको वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी जो है वो पता चलती है। इसके बाद वाला पिक्चर चलाया जाए, मैं कुछ कमेंट्स दिखाता हूं आपको कि वेस्टर्न जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो इस पे क्या कह रहे हैं। अबे जर्मिस काहिल हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट, उनका कहना है कि मेजर न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस आर मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस to frame Israel's total violation of the ceasefire agreement as Hamas rejecting it. This is a demonstrable lie and has been through the entire duration of Israel war against Gaza. Israel is rejecting the deal it signed. इजराइल जो ने जो डील साइन की वो उसे रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमास पीछे हट रहा है। और उसने कहा कि पूरे वॉर में वेस्टर्न मीडिया ने एक कॉन्शियस चॉइस लिया है। ऐसा तो है नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रही है। या मैक्स ब्लूमेंथल ने इसके नीचे अपना कमेंट लिखा है कि एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट हु इज सीरियस अबाउट मिडिल ईस्ट पीस विल हैव टू डिलीवर नेतन्याहू द सेम ड्रेसिंग डाउन ट्रम्प एंड जेडी जस्ट गेव टू जेलेंस्की, बट Zionism has far too much power over US government and society and our president fear assassination for defying it. डायरेक्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने ड्रेसिंग डाउन किया था जेलेंस्की को, अगर उस तरह से नहीं करेंगे नेतन्याहू को तो कभी पीस नहीं आएगा। लेकिन इस तरह का जायनिज्म का कंट्रोल है, यहूदी जिस तरह से अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो सोसाइटी को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट खुद डरता है कि उसका असैसिनेशन ना हो जाए। तो ये जो शेर बनते हैं सोशल मीडिया पे, वो यहाँ पे उसकी सच्चाई जो है सामने आ जाती है। कुछ और मैं आपको रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं। इसके बाद लगाएं 6 नंबर। शॉन किंग है, बहुत अमेरिका के मशहूर राइटर, उन्होंने लिखा है टुडे इजराइल किल्ड इट्स 100th पर्सन इन गाजा ड्यूरिंग द सीज फायर। सीज फायर के बाद 100 से ज्यादा गाजन्स को इजराइल मार चुका है। नाउ आस्क मी हाउ मेनी इजरायलीज हैव बीन किल्ड? 0, none, 0. Now tell me who is violating the ceasefire and who is not. और अगर अब फिर से अभी युद्ध शुरू हो जाएगी तो यही गोदी मीडिया इंडिया वाला जो है वो वेस्टर्न मीडिया को कॉपी करके बोलेगा कि हमास ने जो है वो रिजेक्ट नहीं माना, हमास नहीं माना समझौता। 7 नंबर चलाई जाए इसके बाद।
ये अमेरिकन न्यूज, ये इजरायली न्यूज़पेपर हार्ट्स की रिपोर्ट है, आप देख लें, ये तारीख हमने घेरा बना दिया है ताकि आपको नजर आए। इसको ऊपर करो, स्क्रॉल करो। फरवरी 9 को ये रिपोर्ट आई थी, देखिए क्या कहता है। नेतन्याहू इंटेंड्स टू सैबोटाज गाजा सीज फायर डील। According to Haas, the Israeli delegation heading to Qatar for negotiation will not advance to the second phase of the agreement. Israeli sources tell Haas that they believe Prime Minister Netanyahu intends to sabotage the Gaza hostage and ceasefire deal, and that Israeli negotiations headed to Qatar will not advance the agreement in its second phase. ये 9 फरवरी को ही लिख दिया था इजरायली अखबार ने। इस पे कमेंट करते इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएं तो कैटलीन जॉनस्टोन ने इस पे कमेंट किया है कि फ्रेंडली रिमाइंडर दैट नेतन्याहू नेवर इंटेंडेड टू अलाउ द सीज फायर टू मूव इनटू फेज 2 as written. He was always planning to blow up the agreement, confident in the support of the Andelson owned US president. एंडलसन वो यहूदी बिजनेसमैन है अमेरिका का जो ट्रंप को फंड करता है, तो वहां उसकी बात की जा रही है। इनफैक्ट जब ये सीज फायर डील हुई थी और हमने जो प्रोग्राम्स किए थे, हम चाहेंगे दर्शक जाके उसको दोबारा चेक करें, उसमें हमने यही बात कही थी कि आप लोग, ये अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इजरायलीज खुद कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ेंगे। जब तोड़ा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि ये अमेरिकन न्यूज़पेपर क्या कह रहे थे, और सब कुछ बता देंगे कि हमास है जो नहीं कर रहा है, हमास अच्छा, जो नहीं मान रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, सिविलियंस जिसकी बात कर रहे हैं, एक बार 8 नंबर चलाइए प्लीज। आप देखिए जिन सिविलियंस जो कहते थे कि ये सिविलियंस हैं जिसको कब्जा कर लिया है हमास ने, देखिए इजरायली सोल्जर अगम बर्गर, अभी तक सिविलियन थी वो, अब वो सोल्जर हो गई जब छूट गई है, who was released from Gaza last month as part of the first phase of the ceasefire agreement, participated in a raid on Joseph Storm in Nablus. ये यानी जो इलीगल सेटलर है उसके साथ मिलके एक मस्जिद जो है अल खलील में, उस पे इन्होंने ये हमला कर रही है। अब बताइए, जब इसको ले जाया जाता तो लोग कहते हैं कि सिविलियंस को किया जा रहा है और फीमेल्स को कब्जा, जब ये फीमेल बन जाती है, जबकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ मिलकर ये हमला कर रही है। तो एक जो पूरा ये एक जो हिपोक्रेसी इजराइल की है जो सबके सामने है, एज आई सेड कि ये बहुत क्लियर है, लेकिन कोई उसको कॉल आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरह से यहूदियों का इन्फ्लुएंस अमेरिका में और वेस्टर्न कैपिटल्स में है, उनको कॉल आउट कौन कर सकता है? उनको कॉल आउट कर सकते हैं अरब कंट्री, तो वो खुद बिके हुए हैं, जो सुन्नी अरब कंट्री हैं, उन्होंने अपने मतलब ऐसा वो बिक गए हैं इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में, कि वो कायरो डील जिसको वो समझौता कह रहे हैं, वो साजिश से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। समझौते से ज्यादा साजिश नजर आती है कायरो का ये शिखर वार्ता जो हुई है, जिसमें गजा को रीबिल्ड करने का प्लान है, और उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोशिश है कि हमास को डिसआर्म किया जाए, यानी हमास से हथियार ले लिए जाएं और हमास को कमजोर किया जाए, जो सीधे लड़ाई में नहीं हो पाया वो करने की कोशिश है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है जो शाहिद साहब ने आपको दिया, वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हर स्टोरी के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू बताए जाने चाहिए। बहुत दिलचस्प है कि अगर कैसे आगे गजा में वापस से खड़ा किया जाएगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, और गजा में कैसे आगे चलेगी सत्ता, और क्या हमास डिसआर्म होने के लिए तैयार हो जाएगा, जो मुश्किल लगता है। और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात है, जब युद्ध हो रहा था तब वो नहीं माने, जब उनके प्रमुख जो मिलिट्री विंग के हैं वो मर गए तब नहीं माने, तो क्या अब मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शाही साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।